So this is our lecture 4, lecture number 4 on the topic molecular basis of inheritance. तो अभी तक हमने बहुत कुछ सीख लिया, राइट? डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए की खोज कैसे हुई, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए, ये सारी चीजें हमने सीखी, राइट? कल हमने क्या सीखा था? 3 एक्सपेरिमेंट सीखा था, सबको याद है ना? 3 एक्सपेरिमेंट सबको याद है? यस। क्या था वो एक्सपेरिमेंट? इससे रिलेटेड था सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल से, कि उसकी खोज कैसे हुई, राइट? तो 3 एक्सपेरिमेंट किए गए थे। एक तो चूहा वाला एक्सपेरिमेंट जो ग्रिफिथ ने किया, राइट, जिसमें देखा गया था आर एस में कन्वर्ट हो जा रहा था, राइट? जब आर को आप मिक्स कर दिए थे एस के साथ, हीट किल्ड एस के साथ, ऐसा वैसा एस नहीं जिसको आपने मार दिया था हीट से, उसको जब आपने आर से कंबाइन किया था वो एस में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा था। तो ग्रिफिथ ये बता नहीं पाए थे कि आखिर वो क्या चीज है, उसका केमिकल नेचर क्या है, राइट? ये किसने बताया फिर? बायोकेमिकल नेचर 3 और लोग आए, कार्टी, एवेरी एंड मैक्लियोड। इन तीनों ने एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग चीजों को लिया, प्रोटीन अलग कर लिया, आरएनए अलग कर लिया, डीएनए अलग कर लिया, फिर आर को डाला। जब डाला तो पता चला, जब डीएनए दिया, जब एस का डीएनए दिया तो आर ट्रांसफॉर्म हो गया। तो उन्होंने बताया जो जेनेटिक मटेरियल का केमिकल नेचर था वो डीएनए था, वो डीएनए से बना था। फिर एक ऐसा इंसान आया, 2 ऐसे इंसान आए, राइट, हर्शी एंड चेज। उन्होंने ऐसा प्रूफ दिया जो हर एक इंसान एक्सेप्ट किया विदाउट कोई क्वेश्चन किए, है ना? अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए। किसका एक्सपेरिमेंट था वो? हर्शे एंड चेज का। उन्होंने बहुत ही अच्छे से साइंस को यूज किया, राइट? क्या किया था उन्होंने? रेडियो लेबलिंग, याद है ना सबको? उन्होंने रेडियो एक्टिव एटम को यूज किया, किसको लेबल करने के लिए? किसको? वायरस के प्रोटीन को और वायरस के डीएनए को। जल्दी से बताओ, डीएनए किससे लेबल किया था? फॉस्फोरस, है ना? और प्रोटीन किससे लेबल किया था? सल्फर, है ना? तो जब देखा कि जब बैक्टीरिया ई कोलाई को इन्फेक्ट किया तो देखा कि अंदर जो गया वो कौन सा ब्लिंकिंग हो रहा था? अंदर कौन सा ब्लिंकिंग? फॉस्फोरस वाला ब्लिंकिंग हुआ। इसका मतलब बैक्टीरिया के अंदर गया क्या? डीएनए गया। बैक्टीरिया के अंदर क्या गया? डीएनए। यहां तक किसी को कोई डाउट है? एनीवन हैज एनी डाउट यहां तक? यस नो बोल दो। एवरीवन इज आंसरिंग करेक्टली। किसी को कोई डाउट यहां तक? हमने कल सीखा था ये, राइट? चलो आज हम सीखेंगे आरएनए वर्ल्ड, राइट? डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है, ठीक है, जो कि हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, राइट? उसको थोड़ा सा डिटेल में सीखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, ये सबको पता है ना, मैंने बार बार बताया है कि पहले कौन आया है? पहले आया कौन है? आरएनए। पहले आया कौन? आरएनए। ये आ तो गया, लेकिन बेचारा क्या था? अनस्टेबल था, एक जगह रहता नहीं था स्थिर, इधर उधर एक्टिव था बहुत ज्यादा। तो ऐसी चीजें आपके बॉडी में अगर है तो आपको तो कभी भी म्यूटेशन हो सकता है ना, कभी भी म्यूटेशन, कभी भी कुछ भी डिजीज हो सकता है। तो आप आरएनए को नहीं बोल सकते कि जेनेटिक मटेरियल है। आया वो जरूर पहले, ये पहले आया जरूर, फर्स्ट था। तो इसमें ना हमने कुछ कुछ देखा कि आरएनए अनस्टेबल क्यों हो रहा है, उसका रीजन फाइंड आउट करो। क्यों आरएनए अनस्टेबल है, उसका रीजन फाइंड आउट करो। तो उस रीजन को फाइंड आउट करेंगे हम पहले, ठीक है, कि क्यों वो अनस्टेबल है। तो हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी डीएनए और आरएनए का। आपको सब पता है, देखना
क्वेश्चन क्या है? व्हाई आरएनए इज नॉट प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए क्यों नहीं है सबसे इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल? क्यों? क्योंकि देखो, आरएनए भी बहुत सारी चीजों में पाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आरएनए बिल्कुल भी पाया नहीं जाता। जैसे वायरस देख लो, है ना, HIV वायरस जिससे एड्स होता है ना, HIV वायरस जिससे क्या होता है? एड्स। तो भाई उस वायरस का अगर आप जेनेटिक मटेरियल देखोगे ना, पता है क्या है? आरएनए है। उसी तरह एक और वायरस देखो, टोबैको मोजाइक वायरस, प्लांट को डिजीज करता है। पता है इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए। अभी बहुत फेमस है कोविड-19, ये इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है पता है? इसका भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। इन सब में क्या नहीं मिला? डीएनए तो है ही नहीं इसमें। फिर भी हम आरएनए को जेनेटिक मटेरियल नहीं मानते हैं। क्यों? आरएनए है जरूर, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में जरूर वो जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, हमारा आंसर तुरंत क्या आता है? डीएनए। In spite of RNA being the genetic material for most of the organism like viruses and all, फिर भी हम डीएनए को जेनेटिक मटेरियल मानते हैं। क्यों? क्योंकि डीएनए स्टेबल है। क्योंकि डीएनए स्टेबल है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आरएनए किसी में नहीं पाया जाता, तो आप बोलोगे बिल्कुल पाया जाता है। देख सकते हो ना आप अभी भी HIV में, टोबैको मोजाइक वायरस में, कोविड-19 वायरस में, सबका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। ठीक है, हम उसको प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल नहीं मानते। प्रीडोमिनेंट मतलब एकदम सबसे इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए हो सकता है किसी किसी का जेनेटिक मटेरियल, लेकिन हम डीएनए को सबसे इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल मानते हैं। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? एनीवन हैज एनी डाउट? नहीं ना? इसीलिए यस तेजू, दैट इज व्हाई इट कीप्स ऑन चेंजिंग, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता ना, तो वो चेंज होता रहेगा उसका स्ट्रक्चर हमेशा। उसी की वजह से तो हमें दवा नहीं मिल रही कोविड-19 की, क्योंकि वो इतना ज्यादा म्यूटेट करते हैं, इतना ज्यादा चेंज हो रहे हैं कि हम मेडिसिन बना ही नहीं पा रहे उसकी। वो इतना ज्यादा एक्टिव है, इतना ज्यादा अनस्टेबल है ना? चलो कोई डाउट नहीं है? हाँ यस, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो यही हो गया, यही हमारा एक पॉइंट है कि हम आरएनए को नहीं मानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाला जेनेटिक मटेरियल। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा डीएनए है। ये बात एकदम फैक्ट है कि आरएनए पहले आया। ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे आरएनए के बारे में? डीएनए तो हमने बहुत देखा। आरएनए कैसा होता है जल्दी बताओ? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है या डबल स्ट्रैंडेड होता है? जल्दी बोलो, सिखाया है मैंने। आरएनए बिल्कुल सही, आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। डबल एस लिख सकते हो, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड। ओके, अब देखो कुछ दिख रहा है आपको पीपीटी में? कोई एनवेलप दिख रहा है? एनवेलप के जैसा स्ट्रक्चर, मैसेंजर, कोई ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कुछ कैरी कर सकता है? मतलब ये एक्चुअली आपका दिख रहा है, फिजिक्स में आप पढ़ोगे अडेप्टर, या फिर फिजिक्स छोड़ो, आपके घर में अडेप्टर है ना, यहाँ प्लग होता है, प्लग होता है कि नहीं? आप उसको फिक्स करते हो, उस पे करते हो ना, एक होल होगा यहाँ पे, उस होल में आप अपने अडेप्टर को फिक्स करते हो और फिर किसी चीज को चार्ज करते हो ना? तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है अडेप्टर की तरह। इसका मतलब ये है कि आरएनए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जा सकते हैं। अब हम सीखेंगे आरएनए के क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ आरएनए। फॉर्म्स ऑफ आरएनए, तो एक आरएनए आपका ऐसा होगा जो क्या करेगा? पता है क्या करेगा? देखना ध्यान से।
rRNA, एक RNA कैसा, rRNA, स्मॉल r, ठीक है, स्मॉल rRNA, ये क्या है, राइबोसोमल आरएनए, क्या है, राइबोसोमल आरएनए। अब समझ आ गया होगा कि ये rRNA का फुल फॉर्म राइबोसोमल आरएनए, मतलब ये क्या बनाने में हेल्प करेगा, सोचो, राइबोसोम्स बनाने में हेल्प करेगा, है ना। आप सबने राइबोसोम सुना होगा अपने लाइफ में, राइट। तो राइबोसोम्स जो है वो rRNA से बना है, और पता है ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर मैं कोई सेल बताऊं कि ये सेल है, किसी भी सेल में सबसे ज्यादा कौन सा आरएनए पाया जाता है, rRNA। इसके बाद कौन सा पाया जाता है पता है, tRNA। tRNA क्या है पता है, इसका नाम है ट्रांसफर आरएनए। हम सीखेंगे इसके बारे में एक्चुअली। किसी को पता है कब ये ट्रांसफर आरएनए यूज होता है, नाम में ही देखो ट्रांसफर है, मतलब कुछ तो ये ट्रांसफर करेगा, है ना। ये हेल्प करता है ट्रांसलेशन में, किसमें, ट्रांसलेशन में, ठीक है। अब एक फाइनली, इसी टीआरएनए को एक्चुअली अडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, इसी को अडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। ये अडेप्ट हो जाता है, ठीक है, ये टीआरएनए अडेप्ट हो जाता है, जो अमाइनो एसिड चाहिए उस अमाइनो एसिड के अकॉर्डिंग ये अडेप्ट हो जाएगा। मतलब अगर आपके सेल को क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है, तो उसको किसकी हेल्प की जरूरत, टीआरएनए की जरूरत। ट्रांसलेशन का मतलब आई होप सबको पता है कि एमआरएनए से क्या बनाना, प्रोटीन बनाना। तो मतलब एमआरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए आपको टीआरएनए की जरूरत है, मतलब ये टीआरएनए को अडेप्ट होना पड़ेगा बेस्ड ऑन एमआरएनए कैसा है, जैसा एमआरएनए वैसा टीआरएनए। तो टीआरएनए बहुत ज्यादा अडेप्टिव है, बहुत ज्यादा एडजस्ट करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, वो हम सीखेंगे जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में हमें ट्रांसलेशन पढ़ना है, ठीक है। अब एक था वो इन्वेलप वाला था ना, वो क्या है, मैसेंजर आरएनए, ये सबसे कम है, ठीक है। आरआरएनए अगर मैं बोलूं 70 से 80% है, तो टीआरएनए आपका 10 से कुछ 12-15% होगा, और ये एमआरएनए कुछ 5% के लगभग होगा सेल में। तो सबसे कम एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए। अभी अभी हमने सीखा है ना, मैसेंजर आरएनए से ही तो आपका प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो हमारे पास 3 तरह के आरएनए पाए जाते हैं, ठीक है। मैसेंजर आरएनए जो क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, उस प्रोसेस को क्या बोलते हो, ट्रांसलेशन। इस ट्रांसलेशन को करने के लिए आपको एक आरएनए की जरूरत होती है जिसका नाम है टीआरएनए, जो कि 10 से 15%, 10 से 12% होगा। सबसे ज्यादा कौन सा आरएनए होता है सेल के अंदर, rRNA। इसका फुल फॉर्म है राइबोसोमल आरएनए। क्या बनाता है, राइबोसोम्स। यहां तक किसी को कोई डाउट है, एनीवन हैज एनी डाउट, जल्दी से पूछ लो, जल्दी से पूछ लो। हाँ अक्षता, अक्षता आप करेक्ट हो, किसी किसी वायरसेस में हो सकते हैं कि वो डबल स्ट्रैंड पाए जाए, ठीक है अक्षता, किसी किसी वायरस में ऐसा हो सकता है कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी पाए जाए, ठीक है, हो सकता है बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आरएनए हो गए। तो आपका जो सेल है आपके बॉडी के अंदर, सबसे ज्यादा कौन सा आरएनए, rRNA, उसके बाद कौन सा, टीआरएनए, सबसे कम कौन सा, एमआरएनए, ठीक है। सबसे कम ये क्यों है, ये सबसे कम क्यों है, क्योंकि जैसे ही ये बनता है, ये जैसे ही बनता है प्रोटीन में चेंज हो जाता है, तो ये सबसे कम है आपके बॉडी में, है ना। अब हमारा क्वेश्चन का आंसर कि वाई आरएनए को हमने कंसीडर नहीं किया और डीएनए को कंसीडर किया।
है ना। हमें पता है कि आरएनए भी किसी किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, फिर भी हम डीएनए को ज्यादा वैल्यू दिए। क्यों? क्योंकि देखो रीजन क्या है, आरएनए अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा किसी भी चीज से, हमें ये चाहिए ही नहीं बिल्कुल भी। कैटालिटिक है, कैटालिटिक का मतलब जैसे एंजाइम होता है ना, किसी भी प्रोसेस को फास्ट करता है, वैसे ही आरएनए भी प्रोसेस को, किसी किसी प्रोसेस को बहुत फास्ट करते हैं। ठीक है, तो आरएनए अनस्टेबल है, कैटालिटिक है, रिएक्टिव है। क्यों पता है? सबको याद है? राइबोज शुगर होता है आरएनए में, और डीएनए में कौन सा शुगर होता है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। जब स्ट्रक्चर सीख रहे थे तब मैंने बताया था कि सेकेंड पोजीशन पे OH पाया जाता है आरएनए में, लेकिन डीएनए में सेकेंड पोजीशन पे OH नहीं पाया जाता है, OH की जगह H पाया जाता है। याद है? ये जो OH है ना, इसकी वजह से आरएनए क्या हो गया? रिएक्टिव हो गया। क्योंकि O के पास, सबको ये पता है O के पास ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, सीखा होगा क्लास 10th में कि O के पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये कहीं भी घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, जहां इसको पॉजिटिव मिल गया भाग जाएगा, वहां पे बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, लेकिन डीएनए में देखो H है, तो ये तो H स्टेबल है ना, इसीलिए ये स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है। और आरएनए इस OH की वजह से अनस्टेबल हो जाता है, रिएक्टिव हो जाता है, कैटालिटिक हो जाता है। समझ आया? आरएनए अनस्टेबल क्यों है, उसका आंसर पता चला? क्योंकि उसके सेकेंड पोजीशन पे क्या है? OH ग्रुप है। ठीक है, अब देखो, जब ये सब चीजें लोगों ने बताया कि हम किस चीज को जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे, क्या क्राइटेरिया है उसका, लोगों ने कंक्लूजन दे दिया। क्या कंक्लूजन दिया? कि वो रेप्लिकेशन करना चाहिए, दे शुड बी एबल टू डू रेप्लिकेशन। देखो डीएनए में होता है कि नहीं, सोचो तो, क्या डीएनए डीएनए को देता है? सोचना अच्छे से, बिल्कुल देता है। तो चलो एक पॉइंट तो वैलिड हो गया। दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। तो देखो तो डीएनए स्टेबल है कि नहीं, है ना। आरएनए स्टेबल नहीं है बट डीएनए तो है। म्यूटेशन क्या होना चाहिए, ज्यादा या कम? म्यूटेशन एकदम कम होना चाहिए। तो डीएनए में देखो म्यूटेशन क्या होता है, डीएनए में म्यूटेशन कम होता है क्योंकि वो स्टेबल है। ऐसा थोड़ी होता है कि एक जनरेशन, कोई कपल है शादी की, एनी कपल गॉट मैरिड, ऐसा थोड़ी होता है कि उनका नेक्स्ट जनरेशन एकदम एकदम ही डिफरेंट आ जाए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना, बहुत स्लो चेंज होते हैं, बहुत स्लो। तो ये कैसा है, ये डीएनए में ऐसा होता है या आरएनए में होता है? डीएनए में म्यूटेशन बहुत स्लो होता है। ठीक है, अब उसको मेंडेलियन कैरेक्टर फॉलो करने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस सबने पढ़ा, उसमें मेंडल ने क्या बताया था? जीन के बारे में बताया था, फैक्टर के बारे में। क्या ये सबको पता है? क्या मेंडल आरएनए को कंसिडर कर रहे थे? सोच के बोलना, क्या मेंडल आरएनए को कंसिडर कर रहे थे या डीएनए को कंसिडर कर रहे थे? पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो रिजल्ट जो मिला था, जो रिजल्ट मिला था मेंडल को, वो किसकी वजह से मिला था? डीएनए की वजह से या आरएनए की वजह से? सोचो, डीएनए की वजह से ना। तो क्या था चौथा क्राइटेरिया? कि उस चीज को, मेंडल के कैरेक्टर को फॉलो करना पड़ेगा। ये चारों चीज कौन फॉलो करता है? डीएनए। आरएनए नहीं करता, इसीलिए आरएनए को हमने जेनेटिक मटेरियल नहीं माना। कोई डाउट यहां तक? किसी को कोई शक? नहीं ना? हाँ चलो, सबका रिप्लाई आ गया है, बढ़िया।
रोनित, सोनम, तेजू, अक्षता, सामिया, सोनम। बढ़िया। चलो, तो आरएनए सबसे पहले आया, आरएनए सबसे पहले आया, राइट। तो हम एक आरएनए वर्ल्ड का नाम दे दिए। वर्ल्ड में सबसे पहले क्या आया था, ये तो मैंने पहले ही बताया है आपको कि सबसे पहले आरएनए आया, सबसे पहले आरएनए आया, इसीलिए हमने इसको आरएनए वर्ल्ड का नाम दे दिया कि सबसे पहले आरएनए आया। तो भाई डीएनए कहां से आया, डीएनए कहां से आया? वर्ल्ड में जब आरएनए था तो डीएनए ऑब्वियसली कहां से आया, आरएनए से आया। क्यों? क्योंकि हमने पता किया आरएनए अनस्टेबल है, तो उन्होंने सोचा अच्छा मैं अनस्टेबल हूं क्या, चलो मैं थोड़ा स्टेबल बन जाता हूं। तो स्टेबल वो कैसे बना, अपने सेकंड पोजीशन से किसको हटा दिया, OH को हटा दिया, काट दो OH को, हटा दो OH को। तो जब अपने सेकंड पोजीशन से आरएनए का जो राइबोस शुगर था, अगर वो सेकंड पोजीशन से OH को हटा दिया तो वो कौन सा शुगर बन गया, डीऑक्सी, रिमूवल ऑफ OH ग्रुप, है ना, ऑक्सीजन को हटा दिया तो डीऑक्सी राइबोस बन गया, राइट। तो डीएनए आया कहां से, समझ आया कुछ, किसके मॉडिफिकेशन से, आरएनए के मॉडिफिकेशन से। तो बस देखो आरएनए वर्ल्ड में यही बोलता है कि जेनेटिक मटेरियल आपका क्या है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, विच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, आरएनए और डीएनए। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। तो आई होप आप सब समझ रहे हो मैं जो बोल रही हूँ, राइट। आरएनए हमारा पहला जेनेटिक मटेरियल था जो कि अनस्टेबल था, इसी की वजह से डीएनए कहां से आया, डीएनए आरएनए से इवॉल्व हुआ। डीएनए कहां से आया, सोचो सोचो, देखो ये इंसान भी सोच रहा है, आखिर डीएनए कहां से आया, डीएनए आया तो आरएनए से ही, है ना, ठीक है। तो ये है आपका आरएनए वर्ल्ड। आरएनए, आरएनए क्यों जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक है, डीएनए कैसे आया, सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल क्या था, ठीक है, क्यों आरएनए बहुत एक्टिव है, क्यों रिएक्टिव है, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे OH है। किसी को कोई शक, कोई डाउट यहाँ तक पूछ सकते हो, एनीवन हैज एनी डाउट यहाँ तक, किसी को कुछ डाउट है, सबको समझ आ गया, एवरीवन हैज अंडरस्टूड, हाँ बढ़िया। देखो मजा आ रहा है ना चैप्टर पढ़ने में, चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग, ठीक है। अभी तो धीरे धीरे और भी बहुत चीजें आएंगी इसमें। अब हमने क्या सीखा, क्या सीखा हमने, हमने सीखा डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल सीखा, फिर देखा पहले जेनेटिक मटेरियल कौन आया, फिर हमने वाटसन क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल भी देख लिया, फिर हमने क्या देख लिया, और कुछ देखा क्या, बस इतना ही देखा ना अभी तक। अब हम देखेंगे सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा तो सबने सीखा कि क्रिक ने, सबने दिमाग खाया वाटसन और क्रिक का, फिर तुमने डबल हेलिक्स मॉडल तो दे दिया। अब मुझे ये बताओ ये डीएनए क्या करेगा, तो क्रिक बेचारे बोले ठीक है मैं बता देता हूँ, ये सेंट्रल डोग्मा फॉलो करेगा। सेंट्रल डोग्मा में क्या होगा ये भी बता देता हूँ। इसमें डीएनए डीएनए को बनाता है जिसको रेप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए एमआरएनए को बनाता है जिसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, एमआरएनए प्रोटीन को बनाता है जिसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, है कि नहीं। यही तो सेंट्रल डोग्मा है, दिया हुआ है क्रिक के द्वारा। समझ में आया। अब हम पहला प्रोसेस क्या करने वाले हैं, इसका शुरुआत करने वाले हैं। फर्स्ट प्रोसेस ऑफ सेंट्रल डोग्मा, रेप्लिकेशन। क्या सीखने वाले हैं, रेप्लिकेशन, ठीक है। देख लो, तो सबसे पहले रेप्लिकेशन के बारे में कौन बताया, क्रिक ने सेंट्रल डोग्मा दे दिया। फिर सबसे पहले रेप्लिकेशन के बारे में आइडिया कौन दिया, उसका प्रपोजल कौन दिया कि भाई कुछ ऐसा होता होगा, हमारे सेल में कुछ ऐसा होता होगा, किसने, फिर से यही दो बेचारे फंस गए। समझ रहे हो, रटना नहीं है, देखो कैसे कैसे लोग फंस जाते हैं। वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया,
क्रिक ने सेंट्रल डोगमा दिया, बेचारे फिर दोबारा बोला कि पता है मैं कुछ आइडिया प्रपोज कर देता हूँ, हो सकता है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ऐसा होता है। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल हम पढ़ रहे हैं अब, डीएनए रेप्लिकेशन का। फिर इसका देखो, वॉटसन एंड क्रिक ने कोई प्रूफ नहीं दिया था, उन्होंने बस प्रपोज किया। क्या किया? प्रपोज कि हाँ ऐसा होता होगा। तो कुछ प्रूफ भी तो चाहिए ना, ह्यूमन बीइंग्स है भाई हम लोग, बिना प्रूफ के कोई काम नहीं करते अपने लाइफ में, राइट? तो कुछ प्रूफ भी होगा। तो प्रूफ के लिए भाई बिना एक्सपेरिमेंट का काम नहीं चलता साइंस में, प्रूफ के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, है ना? सुना होगा नाम मेसेल्सन एंड स्टैल का, अगर बुक खोल के थोड़ा देखे होगे तो इन दोनों का नाम सुने होंगे, मेसेल्सन एंड स्टैल। यही वो दो इंसान हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया रेप्लिकेशन का। ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे, घबराने की बात नहीं है, हम दोनों चीजें पढ़ेंगे। पहले हम वॉटसन और क्रिक का डीएनए रेप्लिकेशन का मॉडल देखते हैं। सबको दिख रहा है? ये एंटी पैरेलल डीएनए दिख रहा है सबको? 3 to 5 एंड 5 to 3 सबको दिख रहा है? सबको दिख गया? यस, इसको भी ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा है यहाँ पे कि मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया है, मतलब सेल के अंदर क्या हो रहा है ये आपको खुलता हुआ दिख रहा है। ये पूरा बंधा हुआ था, ये दोनों हेलिक्स एकदम टाइटली थे, कॉइल्ड थे, आपको ये खुलता हुआ दिख रहा है? ये वाला चीज देखो तो खुलता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? देखो ये बॉन्ड टूट गया है, क्या जी सी से बॉन्डेड दिख रहा है? देखो, क्या ए टी से बॉन्डेड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मतलब ये खुल गया, ये दो रस्सियां खुल गई, है ना? क्वेश्चन है क्यों? आखिर क्यों? क्या रीजन हो सकता है, क्या वजह हो सकती है? तो वजह जानते हैं तो रेप्लिकेशन अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान से देखो इसको। मान लो हम वजह सीख रहे हैं कि वो खुलता क्यों है। ठीक है, आपका सेल है, सबने 11th क्लास पास किया है ना? सबने किया है ना? यस। तो उसमें सेल साइकिल नाम का कोई चिड़िया था। उस सेल साइकिल में आपने पढ़ा होगा, एक होता है इंटरफेस, पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है तो सुन लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं समझा रही हूँ ना, इससे आपको समझ आ जाएगा। एक होता है इंटरफेस जिसमें 3 चीजें आती हैं, G1, S, G2। ठीक है, ध्यान से सुन लो, 11th का भी आपको समझ में आ जाएगा। G1, S और G2, G1, S, G2। मैं इसको एक्सटेंड कर देती हूँ, यहाँ तक इंटरफेस है। ठीक है, ये जो रिमेनिंग है इसको बोलोगे आप एम फेज। हमारे काम का एक्चुअली क्या है यहाँ पे? एस फेज हमारे काम का है, क्योंकि पता है इंटरफेज के एस फेज में, इसको सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, एस फॉर सिंथेसिस फेज, है ना? बहुत लोगों को पता है, मुझे पता है। ठीक है, सिंथेसिस फेज, इसी सिंथेसिस फेज में कुछ तो बनता होगा, तभी तो इसका नाम सिंथेसिस रखा है। तो क्या बनता है बताओ? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो आज समझ आ गया होगा कि जो आपका डीएनए रेप्लिकेट होता है आपके बॉडी में, वो कौन से स्टेज में रेप्लिकेट होता है? इंटरफेज में, उसके कौन से फेज में? एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। समझ आया? डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ? डबल हो जाना ना, डीएनए का डबल हो जाना। अब देखते हैं डीएनए को। मान लेते हैं ये दो डीएनए के स्ट्रैंड है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है, 3 to 5 डैश, 5 डैश to 3 डैश। आपको पता है जब ये एक डीएनए है ना, एक डीएनए है, जब ये रेप्लिकेट होगा तो कितने डीएनए बनेंगे बताओ?
इसका डबल हो जाएगा कि नहीं? तो जब एक डीएनए है तो इसका डबल बना देंगे हम, बना दो डबल। ध्यान से देखना, अगर ये समझ गया तो रेप्लिकेशन समझ गया। यही लोग थोड़ा धोखा खा जाते हैं, ठीक है? ध्यान से देखना। अब मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 5 डैश 3 डैश 5 डैश 3 डैश, ठीक है? ये हो गया आपका 3 डैश 5 डैश, और एक्चुअली ये होना चाहिए आपका 5 डैश 3 डैश, राइट? इसको इरेज कर देती हूँ, ये हो जाएगा 3 डैश 5 डैश। तो मैंने यहाँ पे जो भी ड्रॉ किया है ना, अपने मन से नहीं ड्रॉ किया है, कुछ कुछ लॉजिक है इसमें। क्या है? कुछ कुछ लॉजिक है। पहला क्वेश्चन का आंसर तो ये सोचो कि एक डीएनए से आपको कितने डीएनए मिल गए? जल्दी आंसर देना, कितने मिले? जल्दी से आंसर दे दो। 2। एक से कितने मिले? 2। अब ध्यान से देखना मेरी चीज को, यहाँ पे ये जो 2 बने, इन दोनों में देखो 2 स्ट्रैंड है। हाँ 2 स्ट्रैंड तो है, तभी तो डीएनए बनेगा। अब इसमें देखो एक स्ट्रैंड कहां से आया है, देखो तो एक स्ट्रैंड कहां से आया है, देखो तो एक स्ट्रैंड कहां से आया, सोचो। पहले वाले से आया है कि नहीं? अगर मैं इसको पापा का नाम दे दूं, पेरेंट, तो मैं बोल सकती हूँ ना, एक जो स्ट्रैंड आया वो पापा से आया, पेरेंट से आया, बोल सकती हूँ कि नहीं? और ये कहां से आया बताओ? इसका तो कुछ पता ही नहीं हमें, तो मैं बोल सकती हूँ ये नया स्ट्रैंड आया कहीं से, ये वाला न्यू स्ट्रैंड है। बोल सकती हूँ कि नहीं? ये व्हाइट वाला न्यू स्ट्रैंड है, हाँ या नहीं? बिल्कुल बोल सकती हूँ। तो देखो, जब डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, एक से जब 2 बन गया, उसमें 50% कहां से है? पेरेंट का है, पुराना वाला है, और 50% कौन सा है? नया वाला है। तो हमने क्या कंजर्व किया? हमने पुराने वाले से कितना कंजर्व कर लिया? हमने पुराने वाले से कितना कंजर्व किया? आधा कंजर्व कर लिया ना। देखो, कोई भी नया डीएनए बना, कोई भी नया डीएनए बना, तो मैंने पुराने वाले का आधा कंजर्व कर लिया और 50% नया ऐड कर लिया। आधा पुराना वाला है और आधा नया वाला है। तो आधे को एक वर्ड यूज करते हैं सेमी, आधे को एक वर्ड यूज करते हैं क्या? सेमी। तो हमने क्या कंजर्व किया? कितना कंजर्व किया? सेमी कंजर्व किया। कितना कंजर्व किया? पेरेंट से कितना कंजर्व किया? सेमी, सेमी कंजर्व किया। इसी को हम बोलते हैं, देखो ध्यान से, इसी को हम सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। सबको समझ आया कि क्या होता है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन? अब अगर कोई पूछेगा तो समझ जाओगे ना। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब, जो भी डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है उसका जो प्रोडक्ट है 50% पेरेंट का होगा, और जो अदर 50% है, जो नया है, एक नया स्ट्रैंड होगा और एक स्ट्रैंड पुराना होगा। तो देख लो, ये वाला पुराना वाला स्ट्रैंड है ना 3-5, ये वाला देखो 5-3, ये भी पुराना वाला स्ट्रैंड है ना। इससे क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? कि ये वाला एक स्ट्रैंड यूज होगा और इसमें कोई नया ऐड हो जाएगा, तो वो डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा। सिमिलरली ये वाला स्ट्रैंड भी यूज हो जाएगा, है ना, देखो 5-3, और इसमें भी एक नया स्ट्रैंड ऐड हो जाएगा। और जब ऐसा हो गया तो आपको एक डीएनए से 2 डीएनए मिल जाएगा। यहां तक किसको समझ आया? किसी को कोई डाउट है?
किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? मैं रिपीट कर रही हूँ साहब, बार बार मैं इसी को रिपीट करूंगी। समझ आया किसी को? सबको समझ आया? मैं क्वेश्चन चेंज कर देती हूँ। सबको समझ आया क्या? हाँ चलो, अच्छा लगा देख के। नो डाउट, बढ़िया, ठीक है। चलो, यही समझना बहुत इंपॉर्टेंट, सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है। तो देखो, अगर ये स्ट्रैंड यूज हो रहा है और ये भी स्ट्रैंड यूज हो रहा है, लेकिन तुम्हें ये पता है ना, दोनों स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, पता है कि नहीं? दो स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो सोच सकते हो तुम, पहला काम क्या होगा तुम्हारा कि इसको तोड़ दो। आपका पहला काम क्या होगा? भाई इसको हटाओ, इस झंझट को ही हटा दो, अलग अलग कर दो, दोनों स्ट्रैंड को अलग कर दो। एक स्ट्रैंड को सेव रखो, वहां पे एक नया बना दो। उसी तरह दूसरे को सेव रखो और एक नया बना दो। समझ आ रहा है? इसको मैं एक और अच्छे तरीके से बताती हूँ। देखो, मान लो हमने अलग कर दिया 3' 5' को अलग कर दिया और 5' 3' को अलग कर दिया, स्ट्रैंड को अलग कर दिया। मान लो इस स्ट्रैंड में ए है, टी है, जी है, सी है। आपको नया स्ट्रैंड बनाने को बोल दिया मैंने कि बेटा नया स्ट्रैंड बना के दिखा दो। क्या ये डिफिकल्ट है नया स्ट्रैंड बनाना? सोचो, बना दो नया स्ट्रैंड। नया स्ट्रैंड 5 से 3 बन जाएगा। यहाँ इसका कोडिंग क्या होगा बता दो? हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था इस पे। तो आपके बॉडी में अगर नया स्ट्रैंड बनेगा तो इसको देखेगा पहले, यहाँ ए है, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे क्या लाना चाहिए? यहाँ पे टी लाना चाहिए। ओ यहाँ पे टी है, अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे ए लाना चाहिए। अच्छा डी है, मैं यहाँ पे सी लाऊंगा। यहाँ पे सी है, मैं यहाँ पे जी लाऊंगा। आपका नया स्ट्रैंड, ये आपका नया स्ट्रैंड बन गया। समझ आया? दोनों ही स्ट्रैंड में कुछ तो कोडिंग लिखा होगा ना, कुछ तो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगा ना, उसको यूज करेगा हमारा सेल और एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा उसको देख देख के। जो भी यहाँ रहेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर देगा। अगर सी है तो जी ले आएगा, अगर टी है तो ए ले आएगा, और उसी तरह आपका नया स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बन जाएगा और आप एक डीएनए से 2 डीएनए प्राप्त कर लेंगे। सबको समझ आ रहा है डीएनए रेप्लिकेशन में होता क्या है? एवरीवन अंडरस्टूड क्या हुआ डीएनए रेप्लिकेशन में, है ना? चलो, यस, बढ़िया। अब सबको ये समझ आ गया है कि हम एक डीएनए से 2 डीएनए लेते हैं, कैसे लेते हैं वो भी समझ आ गया होगा कि हमको इसको तोड़ना है, हमको इन दोनों को अलग करना है किसी भी हालत में, मतलब इनके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देना है। तो अब देखो कुछ ऐसा ही हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे इस डायग्राम को देखो, समथिंग लाइक दैट। उसी तरह कुछ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? धीरे धीरे हम इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते जा रहे हैं और अलग करते जा रहे हैं, है कि नहीं? देखो धीरे धीरे हम इनको तोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब सीखते हैं कि अब हम ये करेंगे कैसे, हमारा बॉडी ये करेगा कैसे। ठीक है, हमारा बॉडी करेगा कैसे, इसको सीखने के लिए एक चीज और सीख लो, एकदम ध्यान से सीखना इसको। ये मैंने बताया है पहले भी, शायद कुछ लोगों को याद होगा। कोई भी प्रोसेस हो, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन, कोई भी प्रोसेस हो, कौन से डायरेक्शन में होता है पता है? कौन से डायरेक्शन में होता है? 5 to 3। कौन से डायरेक्शन में होता है? एकदम दिमाग में इसको बांध लो, फिक्स कर लो। कौन से डायरेक्शन में होता है? 5 to 3 डायरेक्शन में होता है। कुछ भी हो जाए, रेप्लिकेशन 5 से 3 डायरेक्शन में होगा, ट्रांसक्रिप्शन भी 5 से 3 में होगा, ट्रांसलेशन भी 5 से 3। मतलब ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से एमआरएनए बनता है, मतलब एमआरएनए का भी डायरेक्शन क्या होगा? 5 से 3 होगा। ट्रांसलेशन में प्रोटीन बनेगा, तो प्रोटीन भी किधर से बनेगा? कौन से डायरेक्शन से बनेगा?
5 से 3 में। इस चीज को एकदम ध्यान में बांध लो, ठीक है। जब तक ये नहीं रहेगा दिमाग में, बहुत डाउट्स आते रहेंगे, कभी क्लियर नहीं होंगे, हमेशा कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। अब पूरा कहानी सीख चुके हैं, अब सीखना क्या है कि हम करेंगे कैसे ये काम, है ना। हाउ इट इज डन। होने क्या वाला है पता है, रिजल्ट क्या होगा पता है ना। जैसे आपको रिजल्ट पता है ना, 12th में आप सब पास होगे ही होगे, अच्छे मार्क्स लाओगे ही लाओगे। कैसे लाओगे उसी का आंसर ढूंढ रहे हो, है ना, वही सीख रहे हो आप, पूरे साल आप वही सीखोगे कैसे करना है वो चीज, राइट। तो रिजल्ट तो सब जानता है कि आप सब अच्छा मार्क्स लाने वाले हो, कैसे वही डिपेंड करता है। तो चलो सीखते हैं एक एक स्टेप करके। स्टेप 1, ठीक है। पहला स्टेप क्या करना है बताओ। पहले स्टेप में अलग करोगे ना, अलग करोगे कि नहीं। चलो अलग कर देते हैं। मैं आपको पीपीटी भी दिखा सकती हूँ इसका, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 3 डैश 5 डैश 5 डैश 3 डैश, ये डीएनए है आपका डबल स्ट्रैंडेड। इसको धीरे धीरे अलग करना है आपको। देखो ये अलग हो रहा है कि नहीं, धीरे धीरे अलग हो रहा है ना। आप एक ही बार में थोड़ी खोल दोगे उसको, धीरे धीरे। रस्सी मान लो, एक रस्सी है, 2 छोर पकड़ लिए रस्सी का और धीरे धीरे उसको दोनों तरफ से खींच रहे हो, रस्सी को दोनों तरफ से खींच रहे हो, तो खुलता जाएगा ना वो रस्सी, धीरे धीरे खुलता जाएगा, ठीक है। तो पहला काम खोलने का, ठीक है। खोलने का काम मतलब क्या हुआ, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम। खोलने का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ो, तभी ना वो खुलेंगे, राइट। तो एक एंजाइम यूज होता है, उसका नाम सबको पता है। हम कर क्या रहे हैं, अनवाइंडिंग, अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए। जो बंधा हुआ था उसको हम खोल रहे हैं, अनवाइंडिंग, पहला स्टेप, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। इसके लिए एंजाइम यूज होता है, उसका नाम है हेलिकेज। भूल जाओगे क्या, ये जो हेलिकेज है वही इसको तोड़ने का हेल्प करेगा। मुझे नहीं पता, एनसीईआरटी में ये सब नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सीबीएसई में ये सब नाम एंजाइम का नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हेलिकेज ने उसको खोल दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया। अब दूसरा स्टेप क्या होगा आपका, सोचो। दूसरा स्टेप क्या होगा सोचो। ऐसा भी तो हो सकता है ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड आपने तोड़ा वो फिर से जुड़ जाए, वो फिर से पास आ जाए। हो सकता है कि नहीं कि वो फिर से पास आ जाए। तो सेकेंड स्टेप में क्या हो गया। अच्छा मैं एक ही कलर से यूज करती हूँ तो आपको रिलेट करने में इजी होगा। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, आपका बॉडी करेगा। एक और प्रोटीन होगा जिसको नाम है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या नाम है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या मुझे फंक्शन बताने की जरूरत है इसकी। इसका मतलब क्या हुआ, जहां भी डीएनए को आपने खोला उसको ये पकड़ के रखेगा, भाई मैं तो फिर से वापस आने नहीं दूंगा, फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने नहीं दूंगा। तो वो किसका काम है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का। वंस हाइड्रोजन बॉन्ड इज ब्रोकन, उसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन उनको पकड़ के रखेंगे और सिंगल स्ट्रैंड बना के रखेंगे, है ना। 3 डैश 5 डैश 5 डैश 3 डैश। समझ आया। अब देखो, अगर रस्सी को खोलते हो, अगर रस्सी को खोलोगे तो यहाँ पे बहुत सारा चीज ज्वाइन हो जाएगा ना। इस डायग्राम को देखो, समझ आ जाएगा। अगर रस्सी को खोलोगे, खोल के देखना एक बार रस्सी को, दोनों साइड से अगर खोलोगे तो यहाँ पे बहुत, क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप बन जाएगा, थोड़ा गुठली, क्या बोलूं मैं इसको, नॉट, हाँ नॉट के जैसा बन जाएगा ना। यहाँ पे दोनों साइड से खोल रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा हार्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा नॉट के जैसा, टेंशन हो जाएगा बहुत इसको,
कि भाई हमारे पास तो गांठ बन गया है, नॉट, तो उस नॉट को हटाना है आपको। तीसरा स्टेप क्या करोगे भाई, परेशान मत हो, जो भी नॉट यहाँ बन गया है मैं उसको खोल दूंगा। तो तीसरा स्टेप क्या है, टेंशन को रिलीज कर दो, रिलीजिंग द टेंशन, रिलीजिंग द टेंशन। तो टेंशन रिलीज करने के लिए एक एंजाइम है, उसका नाम है टोपो आइसोमेरेज, टोपो आइसोमेरेज 2, टोपो आइसोमेरेज 2। क्या नाम है, टोपो आइसोमेरेज 2। इसी का एक और नाम है गायरेज, इसी का एक और नाम है गायरेज। तो भाई जो टेंशन हुआ यहाँ पे, बोला तुम चिल करो चिल करो, मैं तुम्हारा टेंशन को खत्म करता हूँ, तो टोपो आइसोमेरेज आएगा, उसको टेंशन को रिलीज करेगा, सारा काम खत्म, है ना। मैंने श्योर कर लिया वो सिंगल स्ट्रैंड है, टेंशन भी खत्म कर दिया। अब तो नया काम स्टार्ट करना है कि अब नया डीएनए बनाना है, राइट। तो अब चौथा स्टेप क्या होगा, एक आरएनए प्राइमर होगा। क्या होगा, आरएनए प्राइमर। जैसे घर में पेंटिंग होती है ना, जब पहले नया पेंट करना है, पुराने दीवार पे नया पेंट करना है, या फिर कुछ भी नया पेंट करना होता है, तो हम पहले प्राइमर मारते हैं, है ना। प्राइमर मारने से शाइन आता है, अच्छा होता है सब कुछ, राइट। तो सबसे पहले कौन आएगा, आरएनए प्राइमर आएगा। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है, आरएनए प्राइमर कहाँ आएगा, मुझे ध्यान से बताना, आरएनए प्राइमर कहाँ आएगा। मैंने बोला था रेप्लिकेशन बनने का डायरेक्शन क्या है, जल्दी बताओ। 5 to 3। रेप्लिकेशन होने का डायरेक्शन क्या है, 5 to 3। तो बताओ मुझे, क्या मैं 5 यहाँ बना सकती हूँ, सोच के बताना। क्या मैं ऐसे नया स्ट्रैंड बना सकती हूँ, सोच के बताना। 5 और 5 क्या मैं साथ में लिख सकती हूँ, नहीं ना। तो मुझे आरएनए प्राइमर को कहाँ डालना पड़ेगा, यहाँ देखो। तो यहाँ पे मैं 5 और 3 लिख सकती हूँ कि नहीं, लिख सकती हूँ ना। तो आरएनए प्राइमर कहाँ पे बाइंड होता है, बताओ मुझे, कौन से साइड में बाइंड होगा, थर्ड साइड पे या पांचवा साइड पे, बताओ। आरएनए प्राइमर कहाँ ऐड होगा, थर्ड वाले पे या फिफ्थ वाले पे, थर्ड वाले पे। तो एकदम इस चीज को ध्यान रखना, आरएनए प्राइमर कहाँ बाइंड होता है, थर्ड प्राइम पे। एक डाउट होगा अभी आपका, यहाँ तो आरएनए प्राइमर बाइंड कर गया इजीली, यहाँ पे आरएनए प्राइमर बाइंड हो जाएगा। आरएनए प्राइमर, हमें एक ही डीएनए तो नहीं ना चाहिए, हमें 2 डीएनए चाहिए, है कि नहीं। हमें 2 नया स्ट्रैंड चाहिए, है कि नहीं। यहाँ का तो काम सॉर्टेड है कि यहाँ पे ऐड हो गया, इसमें हमें पता चला यहाँ पे ऐड हो ही नहीं सकता, तो मैं कहाँ पे ऐड कर सकती हूँ, सोचो। आपका डीएनए यहाँ तक खुला है, अभी आपका डीएनए यहाँ तक खुला है, तो बताओ कौन सा पार्ट है जो तीसरे वाले पोजीशन से पास है, ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट, बताओ जल्दी से। ये वाला पार्ट इसके पास है या ये वाला पार्ट इसके पास है, तीसरे के पास है, ये वाला पार्ट ना। तो यहाँ पे आपका क्या ऐड हो जाएगा, आरएनए प्राइमर। समझ आ रहा है, आरएनए प्राइमर किसकी तरफ ऐड होगा, तीसरे वाले डायरेक्शन की तरफ। वो यहाँ ऐड हो नहीं सकता है क्योंकि अभी यहाँ तक खुला ही नहीं है, वो यहीं तक खुला है। अब मुझे थोड़ा देखने दो, आपको समझ आ रहा है कि नहीं, सबको समझ आया है, यहाँ तक सबको समझ आ गया ना, किसी को कोई डाउट नहीं है ना, यस नो बोल दो, मैं स्क्रीन पे आ गई हूँ जल्दी से। चलो बढ़िया बढ़िया, ओके कूल। तो एज यू कैन सी, आपको मेरे नोटिफिकेशन आ रहे होंगे ना कि मेरा चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है, मेरा आईपैड, प्लग द चार्जर, लेकिन करंट ही नहीं। चलो सीखते हैं अभी रेप्लिकेशन का प्रोसेस नेक्स्ट। तो यहाँ तक तो हम सीख गए कि आरएनए प्राइमर ऐड होगा, कहाँ ऐड होगा, ये वाले स्ट्रैंड में यहाँ पे ऐड हो गया और ये वाले स्ट्रैंड में यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है।
ओके, अब डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन होने वाला है। अब जो 5वां स्टेप देखो, इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। हम बोलते हैं ये कहाँ होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। कहाँ होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है ना, जहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उस जगह को हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं, क्योंकि वहीं से ओरिजिन हो रहा है ना, वो स्टार्ट हो रहा है। तो इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब यहाँ पे हमें कुछ और एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही आरएनए प्राइमर आया, जैसे ही आरएनए प्राइमर आया, सेल को पता चल गया है कि क्या स्टार्ट होना है अब? डीएनए रेप्लिकेशन। तो जैसे ही आरएनए प्राइमर आएगा, क्या लेके आएगा? सेल क्या लेके आएगा? डीएनए किससे बना है? डीएनए कितना है? न्यूक्लियोटाइड्स बना है ना। डीएनए किससे बना है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना है। तो जैसे ही आरएनए प्राइमर आएगा, हमारे सेल से क्या आने लगेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स आने लगेंगे। कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड आएंगे? डिपेंड करेगा। अगर ए है तो कौन सा नाइट्रोजनस बेस वाला न्यूक्लियोटाइड आएगा? जिसमें टी होगा वो वाला न्यूक्लियोटाइड आएगा। अगर सी है तो कौन सा न्यूक्लियोटाइड आएगा? जी आएगा, जिसमें नाइट्रोजनस बेस गुआनिन होगा। तो जैसे ही आरएनए प्राइमर आएगा, न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होने लगते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होने लगते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के साथ साथ उनको एनर्जी भी चाहिए ना बॉन्डिंग के लिए। उनको जुड़ना है तो उनको एनर्जी चाहिए। तो कैसे? फॉस्फेट्स आते हैं। फॉस्फेट्स, उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? फॉस्फेट्स। तो जब आरएनए प्राइमर आएगा, क्या क्या लेके आएगा? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट ऑलरेडी है। याद है ना न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट ऑलरेडी। उनको एनर्जी चाहिए, किससे? फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ के। तो फॉस्फेट बॉन्ड कहाँ से आएगा? जब तक दो फॉस्फोरस साथ में नहीं होगा, बॉन्ड कहाँ से आएगा? नहीं आएगा ना। तो देख लो, एक न्यूक्लियोटाइड और दो फॉस्फेट, ये आएंगे जब आरएनए प्राइमर आ गया। ठीक है, जैसे ही आरएनए प्राइमर आएगा, न्यूक्लियोटाइड और दो फॉस्फेट साथ साथ आते हैं। ये जो दो फॉस्फेट है, इसका काम क्या है? एनर्जी देना, इस बॉन्ड को तोड़ना और एनर्जी देना, सो दैट वो नया बॉन्ड बना सके, वो जुड़ सके एक दूसरे से। ठीक है, तो आरएनए प्राइमर न्यूक्लियोटाइड लाएगा और दो फॉस्फेट लाएगा। इसका काम बस ये है कि एनर्जी देना, इसका काम ये है कि एनर्जी प्रोवाइड करना, ताकि रेप्लिकेशन हो सके। इसका काम है बॉन्ड तोड़ो और एनर्जी प्रोवाइड करो। ठीक है, तो आरएनए प्राइमर के साथ साथ ओरिजिन स्टार्ट हो गया। अब मान लो एक न्यूक्लियोटाइड आ गया, न्यूक्लियोटाइड 1 आ गया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड भी आ गया। ठीक है, दोनों आ गए, लेकिन वो कैसे जुड़ेंगे? कैसे एक दूसरे से? वो एक दूसरे से कैसे जुड़ेंगे? तो एक एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए। वो डीएनए को पॉलीमराइज कर रहे हैं ना, एक एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहे हैं, वो पॉलीमर बना रहे हैं। तो इसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देगा और आपका एक नया स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बन जाएगा। अब
अगर मैं इसका अच्छा सा फैंसी नाम दूं तो ये डीएनए पॉलीमरेज किस पे डिपेंडेंट है ये बताओ मुझे, ये एंजाइम किस पे डिपेंडेंट है ये बताओ। एक पुराना वाला डीएनए था ना, एक पुराना वाला डीएनए था जिसका कुछ नाइट्रोजनस बेस है, उसी के अकॉर्डिंग तो न्यूक्लियोटाइड आ रहा है ना, उसी के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोटाइड आ रहा है, फिर उसको जोड़ना है डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से। तो ये बताओ डीएनए पॉलीमरेज किस पर डिपेंडेंट है, पहले वाले डीएनए पे डिपेंडेंट है कि नहीं है? इसीलिए इसका फैंसी वाला नाम ये है, डीएनए किस पे डिपेंडेंट है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए बना तो रहा है वो, लेकिन डिपेंडेंट किस पे है, ये वाले डीएनए पे। तो एंजाइम का नाम जो रेप्लिकेशन कराता है, ये सबको याद रखना है, ठीक है, एनसीईआरटी, महाराष्ट्र बोर्ड, सबको, है ना। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इस तरह से आपका रेप्लिकेशन हो जाता है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? एनीवन हैज एनी डाउट रेप्लिकेशन प्रोसेस में? वन हैज एनी डाउट इन रेप्लिकेशन प्रोसेस? अक्षता, आरएनए प्राइमर, आरएनए डिफरेंट है, हम डीएनए बना रहे हैं ना, हम बना क्या रहे हैं, हम डीएनए बना रहे हैं, हम आरएनए थोड़ी बना रहे हैं। तो जब डीएनए बना रहे हैं तो यूरैसिल की तो बात ही नहीं होती है, राइट। तो चलो, कुछ कुछ चीजें और बची हुई है रेप्लिकेशन में, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। जितना अभी मैंने बताया है उससे आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ क्या सब कुछ समझ आ गया होगा, कुछ कुछ अभी टर्म है जो हमने सीखा नहीं है, जैसे लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, ये क्या होता है, फाइंड आउट करने की कोशिश करना, ट्राई करना इनको फाइंड आउट करने की, ठीक है, कि लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है, समझ आ जाएगा आपको। ऑलराइट, तो चलो रेप्लिकेशन हमने सीख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा कुछ कुछ टर्म सीखेंगे रेप्लिकेशन से, और 3 असाइनमेंट्स अपलोडेड है आपके ड्राइव पे, तीनों असाइनमेंट्स आप सॉल्व कर सकते हो अब अच्छे से, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, यस, टाटा।